अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मोहसिन अली हमारे आज के मेहमान, जो ज़िला भक्कर के गांव बस्ती खोकर के घर में पैदा हुए। ग्रेजुएशन तक तालीम वहीं भक्कर में ही हासिल की और फिर लाहौर से MSc में मास कम्युनिकेशन में किया और लाहौर ही में स्क्रिप्ट राइटिंग भी शुरू कर दी थी। जो हमारे यहाँ बहुत मकबूल डाइजेस्ट हैं ख़वातीन के, ख़ास तौर से किरण, शमा और पाकीज़ा, उन रिसालों में 2016 से अब तक वो कलमी नाम से लिख रहे हैं। इस वक्त एक प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल आन उसके साथ वाबस्ता हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर वहाँ पर काम कर रहे हैं। एक नावल बेला के नाम से और मुख्तसर कहानियों का मजमूआ दरे यार के नाम से छप चुका है। इनका एक नावल जो है वो अभी ज़ेर तबाअत है, जिसका नाम बड़ा मज़े का है, कैस जंगल में अकेला है। तो मैंने सोचा कि इनको बुला लें और इनसे पूछें कि कैस अकेला जंगल में कर क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन अली साहब। जी वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपको बहुत परेशान किया बार बार आपको मैसेज कर करके। नहीं, इसमें कोई वो बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पता है बहुत मसरूफ़ हैं आप इस वक्त ख़ास तौर से। बिल्कुल, असल में ये होता है कि कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, आपको पता है कि तो हमारी मीडिया इंडस्ट्री ऐसी है और फिर जो कंटेंट के लोग होते हैं वो आपको मसरूफ़ ही नज़र आएंगे। सही। कहीं स्क्रिप्ट उधेड़ते हुए, कहीं ठीक करते हुए, तो बहुत कुछ चलता रहता है, तो इस वजह से सही ये होता सही है। सही। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बड़ी मुतासिर हूँ आपके सब कुछ देख के कि आपकी कहाँ पैदाइश हुई और कहाँ से आप कहाँ पहुँचे। जी जी। मुझे ज़रा सफ़र अपना बताइए कि वहाँ से लाहौर और लाहौर से PTV ये सब आप किस तरह पहुँचे। उसमें ये है कि मेरा ताल्लुक़ ज़िला भक्कर के गांव बस्ती खोखर से है। ठीक है, एक पसमानदा सा गांव है जहां बुनियादी सहूलियात हमारे टाइम पे तो नहीं होती थी। अभी ये 10-15 साल में कुछ बेहतरी हुई है। अदरवाइज़ जो पहले जब हमने पढ़ा या हम शहर आया करते थे तब इतनी नहीं थी। अब आके जो हम मैं जनरेशन देख रहा हूँ तो उनके लिए पुख्ता रोड बन गए और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हैं। तो जिस फैमिली में मैंने परवरिश पाई उसमें ये था कि वही हमारा मिडिल क्लास फैमिली से एक ताल्लुक़ था। अब्बा ने मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और वो सारा कुछ, और हम 5 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरी वालदा हैं, फ़ादर हैं। और एक जो चीज़ रही, आपने पूछा कि सफ़र कैसा रहा, उसमें ये था कि मैं 3 लोगों से बहुत मुतासिर हूँ जिनको मैंने अपने आँखों के सामने देखा। एक मेरी दादी मरहुमा, और अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, और मेरे फ़ादर और एक मेरी माँ। जब आपके घर में 3 ऐसे लोग हों जो मेहनती हों इतने ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं आप भी वो चीज़ आपके अंदर भी आ जाती है। तो शुरू से मैं भी बड़ा मेहनती था, किताबों की दुनिया में रहने वाला और इस तरह चीज़ें करने वाला। और अभी भी, और जब भी मैंने देखा अब्बू को बहुत मेहनत मजदूरी वाला काम करते हुए देखा। अब्बू की सब्ज़ी की दुकान हुआ करती थी उस टाइम पे, अभी भी है, उसको हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया और चीज़ें ठीक की हैं। तो सब्ज़ी की दुकान हुआ करती थी और मैं देखता था कि मतलब कैसे ये बता चीज़ें देते हैं सब। मैं सब कुछ बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके देखने वाले हैं, वो आपको वरना रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप उन्हें कंक्रीट की दीवारों की और AC से सजे हुए कमरों की कहानियाँ सुनाएंगे तो वो आपसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वही मैंने कहा कि मेरी कहानियों में भी एक कोर चीज़ होती है, रिज़्क़ हलाल। जो आपको रिज़्क़ हलाल खिलाने वाला है ना, तो मैं उसकी वजह से बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ये होता है कि हमारे जो कम्प्लेक्सेस होते हैं या हमारी यंग जनरेशन के, मैं ये चाहता हूँ उन्हें हो कि अपने असल को जैसे वो वैसे एक्सेप्ट तो करो यार, फिर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। तो एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हुए चीज़ें होती हुई, तो फिर बहुत सारे मैंने अब्बू का बड़ा साथ दिया। मैं भी सब्ज़ी की दुकान पे बैठा करता था, और मुझे शुरू से ये होता था कि जब मैं शहर जाता था पढ़ने, भक्कर शहर में जो हमारे गांव से थोड़े से फासले पे है, तो अब्बू सब्ज़ी बेचते थे तो मैं भी वहीं बैठ जाता था। हमारे पास एक रिक्शा होता था तो उस पे हम आया जाया करते थे। तो वो बड़ी मुझे लॉन्ग ड्राइव टाइप वाली फ़ील आती थी और मैं चीज़ें रजिस्टर करता जाता था। तो वहाँ से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। अपने वक्त भी तो गुजारना, आपकी स्कूल की छुट्टी हो गई, अब वापस आ गए, तो मैंने न्यूज़पेपर खंगाले चीज़ें। फिर मुझे पता चलने लगा कि ये जो किताबों की दुनिया है, जो हमारे आसपास दुनिया, इससे तो बड़ी डिफरेंट सी है। यहाँ तो कंफर्ट भी है, यहाँ तो फेरी टेल्स भी हैं, यहाँ तो ज़िंदगी टोटली डिफरेंट नज़र आती है। तो मैंने कहा क्यों ना इसको देखा जाए। तो उसी तरह देखते देखते चीज़ें हुई। तो बीच में ये था कि मुझे डॉक्टर बनना था, क्योंकि हमारे आसपास जो मेरे
लोग थे वो इंजीनियर, डॉक्टर, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं रहे थे। जब आप देखते हैं ऐसे लोग, कामयाबी है ही नहीं अगर बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो बीच में ये हुआ कि मैंने अपना लिखने का सफ़र स्टार्ट किया। मुझे पता चला कि मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने अपने कैसे पता चला? उसमें ये पढ़ पढ़ के आपको जैसे होता है ना कि आपको आइडिया हो जाता है। किसी को दिखाया पहले या? बिल्कुल नहीं, एक टीचर को दिखाया था एट दैट टाइम। उन्होंने मुझे, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अभी आपकी उम्र नहीं है। अच्छा। तो मुझे अभी इस पॉइंट पे आपसे बात करते हुए मुझे एक चीज़ फ़ील हो रही है कि आज का बच्चा अगर आपके पास आ रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं कल चाँद पे जा रहा हूँ, आप यकीन कर लें कल को वो चाँद पे बैठा होगा और आपको हेलो कर रहा होगा और आप हैरान परेशान होंगे। ये हैरानियों की दुनिया है, ये जो अब मॉडर्न एरा हम देख रहे हैं, एडवांसमेंट देख रहे हैं, तो इस पे वो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। ये एक लंबा जर्नी था। तो इवन के पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आपको डाकखाना के थ्रू कहानी भेजनी पड़ती है। और बकर में मैं जिससे अपने शहर में पूछता था कि मैंने डाकखाना के थ्रू कहानी पोस्ट करनी है तो मुझे तरीका बता दें। और जो मेरे आसपास के लोग थे उन्हें पहले पता ही नहीं था डाकखाना होता क्या है। अब आप खुद आइडिया कर लें कि वो किस तरह के सर्कमस्टांसेस होंगे, चीज़ें होंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 फिर मेरी कहानियाँ कराची और बड़े शहरों में पहुँचना शुरू हुई। मैं मुख्तलिफ डाइजेस्ट में छपना शुरू हुआ, तो वो सफ़र शुरू हो गया। अच्छा, इसमें एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ कि जिस वक्त आप ये सब काम करते थे, अपने वालिद की मदद करते थे, सब्ज़ी की या जी जी उसकी, उस वक्त क्या आपकी सोच क्या थी? उस वक्त था आपके जहन में कुछ कि आप करेंगे, या उस वक्त की भी कुछ कहानियाँ थीं जो आपने बाद में लिखी? बहुत कुछ मैंने लिखा, क्योंकि मैं ये चाहता था कि जिन 3 लोगों को मैंने बड़ा होते हुए देखा है, जो मेरे घर के बड़े हैं, मैंने उनको ज़िंदगी में कम्फ़र्ट देना है। मैंने अपने फ़ादर को देखा मेहनत करना, पसीने में शराबूर। मैंने अपनी दादी अम्मा को देखा इतनी मेहनत करते हुए, एक औरत होके, और उस जनूबी पंजाब के उस एरिया से होके। मैंने अपनी अम्मी को देखा। तो फिर ये था मुझे कि मैंने अब्बू के लिए घर बनाना है, क्योंकि हमारा कच्चा घर होता था, बारिशें आती थीं, छतें टपकती थीं, ये सारा सीन होता था। तो मैंने कहा कि मैंने अपने फ़ादर को एक पक्की छत ज़रूर देनी है, चाहे मुझे एक एक ईंट जमा करनी पड़े। और मैं इसके लिए तैयार भी था कि आपको माँ बाप के लिए अगर एक एक ईंट भी जोड़नी पड़े ना, आप उनके लिए करें। अभी भी कोई मुझसे पूछता है ना कि हम ज़िंदगी में क्या करें, तो मैं ये कहता हूँ अपनी आने वाली नस्लों के लिए या आपके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक पक्की छत ज़रूर बनाएं। क्योंकि अगर आपका अपना घर है ना, वो आपका एक आसमान बन गया ना, तो जिसकी तले आप आ गए। तो ये वाली चीज़ें मेरे साथ रहीं। तो फिर जब आप इस तरह की चीज़ें और इस तरह के सर्कमस्टांसेस से गुजरते हैं, फिर आपके अंदर से कहानियाँ निकलती हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कैथारसिस का एक ज़रिया भी हो सकता है जो नेचर ने आपके अंदर रखा। तो ये हो गया इस तरह। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जिस उम्र की आप बात कर रहे हैं, उस उम्र में ये इतनी पुख्ता सोच और इतनी गहरी बात, ये माहौल की वजह से आई? माहौल में से। और मुझे लगता है कि हर किसी की ना सोचने समझने की अल्लाह ने भी एक उम्र रखी है। किसी को वो 20 साल में मिल जाएगी, किसी को वो 12 साल में मिल जाएगी, और किसी को 100 साल में भी नहीं मिलेगी। आपको महफ़िल में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, आप कहेंगे यार इसने अपनी उम्र के लिहाज से बात नहीं की। क्यों नहीं की? अभी वो अक्ल की उम्र को नहीं पहुँचा। जब आपको कभी पता है कि कभी कभी कोई छोटा बच्चा भी कोई ऐसी बात करके आपको हैरान और लाजवाब तो ज़रूर कर देते, तो आप समझ जाएँ कि उसको अल्लाह ने वो उम्र अता कर दी जो उसकी अक्ल की है। तो मे बी ये रीज़न हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। फिर आप लाहौर आए? जी। अब फिर ये था कि जैसे मुझे पता चला कि जो डिग्री मैंने पढ़नी है, मैंने तो बनना था डॉक्टर, क्योंकि आसपास सारे लोग डॉक्टर बने। और डॉक्टर हमारी अभी भी सोसाइटी का एक ये है प्रॉब्लम है कि इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा आप किसी को कामयाब इंसान समझते नहीं है। CSS भी उसमें एक चीज़ है। तो मुझे ये था कि चलो, मेरा ताल्लुक़ एक ऐसी फैमिली से था कि आप अभी डॉक्टर बने नहीं, लेकिन लोगों ने आपको डॉक्टर बन के बुलाना शुरू कर दिया। तो मैंने भी 1-2 दोस्तों में कह दिया कि मैं डॉक्टर बनूँगा, तो वो मुझे कहते थे डॉक्टर मोहसिन। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। फिर ये हुआ कि जब मैं इंटर में पहुंचा तो मेरा स्टार आ गया केमिस्ट्री के पेपर में। फिर मुझे एक रियलाइज़ हुई चीज़ कि नहीं, ये फील्ड शायद मेरे लिए नहीं है, सफोकेट हो रहा हूँ मैं साइंस पढ़ के। तो जब आपको ये भी चीज़ें पता चलना शुरू हो जाएं, तो उसके लिए आपको फिर कुछ करना चाहिए। तभी मेरी हमारे जो डाइजेस्ट राइटर्स हैं उनसे बात होना शुरू हुई। लेकिन इस दौरान आपने अपने घर वालों से बात की? बिल्कुल की। मैं डाइजेस्ट में छप रहा था। मैंने अपने ज़िला भक्कर के हर मकामी न्यूज़पेपर में लिखा। धड़ाधड़ लिखा। मैट्रिक्स से मेरी कहानियाँ छपना शुरू हो गई। फिर जी फिर जो हमारे इवन के बड़े सग़ीर के हम कहेंगे तब से चले रहे, सियारा डाइजेस्ट लाहौर से निकलता है, मैंने उसके लिए लिखा।
फिर मैंने डिफरेंट कराची के बहुत बड़े जरीदों के लिए लिखा। तो फिर ये हुआ कि इन लोगों से जुड़ते जुड़ते मैं उन लोगों से जुड़ता गया जो मेरी तीसरी आँख बन गए। मिसाल के तौर पे आप कराची से हैं और आप राइटर्स की कम्युनिटी से हैं, मेरी आपसे बातचीत हुई तो आपने मुझे बताया कि मोहसिन तुम में ये टैलेंट है, तुम ये कर सकते हो। ठीक। ऐसे ही 3-4 ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े जिन्होंने मुझे बताया कि तुम इस चीज़ को फिगर आउट करो, तुमने ज़िंदगी में करना क्या है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी हमारी नसीहतें और ऐसी चीज़ें किसी दूसरे के पास होती हैं, तो वो अगर कभी आपको दे रहा हो तो ले लें। तो उन्होंने बताया, फिर मुझे पता चला कि मैंने इसके लिए कोशिश करनी है। तो तब मैंने अपना गांव छोड़ा और मैं भक्कर शहर में बैचलर्स के टाइम पे आ गया, शिफ्ट हो गया हॉस्टल में। क्योंकि मेरा तब कॉन्फिडेंस शैटर होता रहता था, क्योंकि वो सोसाइटी ऐसी थी। मैंने कहा देखूँ तो सही हॉस्टल का इन्वायरमेंट क्या होता है। अगर मैं भक्कर में रह लिया घर से दूर तो हो सकता है आगे जाके लाहौर में भी रह लूँ। फिर ये सीन हुआ कि फिर मैं लाहौर पहुंचा, वो भी एक अलग कहानी है और एक बड़ा शहर है, आपको पता है, और बड़े शहरों के दुख भी बड़े होते हैं कहते हैं, तो उसकी हर्डल्स और परेशानियां भी अलग तो कैसे थी। एडजस्ट हुए आप? बहुत उसमें वक्त लगा? वक्त लगा। लाहौर का ये कि वो आपको अपना लेता है। अच्छा। वो उस शहर में स्पेस बहुत है। उसको बहुत कुछ कहा जाता है उस शहर के बारे में कि वो आपको अपने रंग में रंग देता है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे जो ट्रॉमेटिक पीरियड था, सफ़र करने वाला एक चीज़ था, वो मैंने लाहौर में, मैंने उर्दू वाला सफ़र भी कर लिया और अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी कर लिया। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की। इवन के यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट इश्यूज़ होते थे वहाँ पे, जो हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती हमारे जो कॉलेजेस वगैरह में, कि इस तरह की चीज़ों का आपने डील कैसे करना है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की चीज़ें इतना डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस लेंथी हो जाते थे कि हमें समझ ही नहीं आते थे कि फॉर्म एक सिंपल सा उसको फिल कैसे करना है, हमें ये भी नहीं पता होता था तब। फिर डेट्स गुजरने के इशू एंड ऑल, फिर मैंने एक बीमारी का एक टाइम पीरियड भी देखा वहाँ पे। तो इस तरह करके मैंने अपनी डिग्री, और बीच में कोविड आ गया और कोविड पे तो पूरी दुनिया ने सफ़र किया, तो वो टाइम था। लेकिन ये था कि लाहौर फिर भी अच्छा रहा कि उसने मुझे संवारा सही, बिगाड़ा नहीं। अच्छा। जी जी। आपको इस सफ़र में क्या लगा कि लोग हेल्पफुल होते हैं, ताउन करते हैं? उसमें ये होता है, मुझे लगता है कि इसमें अगर आप अपने लिए हेल्पफुल हैं ना, तो आपका एक तो अपना सीधी राह पे रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो बड़े शहर होते हैं ना, इनके पास धोखे भी बड़े होते हैं। अब जब हम छोटे शहर से आते हैं, जहाँ आप एक ऐसे एरिया से हैं जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, जब आप बड़े शहर में आते हैं आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आपको लोग जज करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपके सामने ही रिवील कर रहा हूँ आज। पहले मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं इतने मजमे को, इतने लोगों को, इतनी महफ़िल को फ़ेस करूं। मैंने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में एक्टिंग की क्लासेस ली। मुझे एक्टर नहीं बनना था, लेकिन मैंने ये देखना था कि जब आप स्टेज पे होते हैं, मरकज़ एक वो आप सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं, तो क्या फ़ील होता है और आपने उस फियर को दूर कैसे करना है। क्योंकि मैंने फील्ड ऐसी चूज़ कर ली, मीडिया। और एक चीज़ जो इस पूरे सिनेरियो में हेल्पफुल रही, वो मेरा राइटर होना था। मेरी पहली बुक इंटर में आ गई थी, मेरी दूसरी बुक आई थिंक थर्ड ईयर में आ गई थी। तो इस तरह वो जो एक सफ़र था आपका किताब का, तो आई थिंक एक कोटेशन भी है कि जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ कहलाए तो आप समझ लें आप कामयाब हो गए। तो मुझे तो इंटर से ही ये वो अल्लाह ने एक वो किया था, तख्लीक की एक जहन से नवाजा था कि जो मेरा सिग्नेचर होता था वो ऑटोग्राफ कहलाने लगा। तो फिर जब आप अपने आसपास इतनी चीज़ें जमा कर लेते हैं ना मैडम, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ मुझे ये लगता था शुरू से, फैमिली को मैं बड़ा इसमें एक्नॉलेज करूँगा। मेरा ये था कि जो मेरी फैमिली है ना, अगर कहीं महफ़िल है और मेरे माँ बाप बैठे हुए हैं और बहुत सारे माँ बाप बैठे हुए हैं, तो वहाँ मेरे माँ बाप का पलड़ा सबसे भारी हो। अच्छा। औलाद के हवाले से और स्पेशली मेरे हवाले से, जहाँ मोहसिन की बात आए, उनका वज़न इतना भारी निकले कि उनके सारे दुख दर्द वो चीज़ें कहीं पीछे रह जाएं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। साथ लोग जुड़े भी, लेकिन लोगों का क्या है, कुछ टाइम तक साथ रहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता छूटते जाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। और किसी में है, आपके बहन भाइयों में या फैमिली में किसी में है ये? दूर दूर तक किसी में नहीं अच्छा, है। कोई इसमें नहीं है। उनकी शायद अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ और सलाहियतों से नवाजा होगा। बिल्कुल, वो हर बच्चे की, और आपको पता है कि उसने जो बनाने वाला है, उसकी जो कारीगरी है, उसने हर किसी को बेहतरीन, हर किसी की डिफरेंट वो हैं, तो उनका। लेकिन मीडिया को आमतौर पे लोग अच्छा नहीं समझते, तो आप कोई रुकावट पेश आई आपको इस तरफ आने में? उसमें ये था कि
मैं जब लाहौर शिफ्ट हुआ तकरीबन 3 साल, साढ़े 3 साल का अरसा हुआ, तो तब तक भखर में भी मैं हॉस्टल में रह चुका था, तो मुझे 4 लगभग साढ़े 4 साल हो चुके थे। अब मेरा ये था कि मैंने मास्टर भी कर लिया पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो अब मैंने घर जाके थोड़ा-सा रेस्ट करना है। अच्छा। उन्हीं दिनों में पीटीवी में ये जॉब्स आई थी, तो ऐसे ही बैठे-बैठे मैंने भी सामान बाँधते हुए अप्लाई कर दिया। और मुझे आस-पास के कुछ लोगों ने भी कहा था, मेरे क्लास फेलोज़ ने भी, कि ये एक मुश्किल इदारा है पीटीवी, सिफ़ारिश पे जॉब मिलती है, ये होता है, वो होता है, तो तुम मत करो। हमने भी नहीं किया। तो फिर मुझे लगता था कि सम टाइम ये होता है कि आस-पास के लोग जब कहानी लिखना नहीं जानते, मैं जानता हूँ, अगर आप दूसरों के जर्नीज़ पे, दूसरों के सफ़र पे अगर आप ट्रस्ट जी। करते जाएँगे, आपका अपना जर्नी कहीं गुम हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने अप्लाई कर दिया, मेरी डिग्री ख़त्म हुई, मैंने सामान बाँधा 3.5 साल का, और मैंने कहा घर जाऊँगा, मज़े करूँगा बहन भाइयों के साथ, अब्बा अम्मी के साथ, और सुकून से ज़िंदगी गुजारूँगा, और फिर जॉब का सोचूँगा। तो अब सामान बंधा, मैं घर पहुँचा, और पीछे से मुझे कॉल आ गई, अभी वो सामान खुला भी नहीं, अच्छा। तो कि आप आएँ इंटरव्यू एंड ऑल। तो फिर मैंने पता चलाया कि कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा और क्या सीन होगा। बिल्कुल। फिर मुझे पता चला पीटीवी के तो शायद मैं गलत ना कहूँ तो कोई 9-10 सेंटर हैं, और उन्होंने हर सेंटर से कोई 10-15 लोग उठाने थे। और बाद में जब मैं पीटीवी इंटरव्यू के लिए गया, तो उसमें ये था कि मैंने कहा मैं गाइडेंस किससे लूँ। यूनिवर्सिटी में ये था, एक बैरियर था, आपके टीचर्स और इवन के ये कहते हैं कि बड़ी फ्रेंडली नेचर होती है आपके यूनिवर्सिटी के टीचर्स की, मैंने उनको बहुत फासले पे पाया। आई डोंट नो व्हाई, बट एक रीज़न ये जो था, मे बी कोविड आया, हमारी वो एक जो स्टूडेंट और टीचर की एक चीज़ होती है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाई, और वो जब आप टेक्नोलॉजी बीच में आ गई, बैरियर आ गया, तो फिर आप कुछ कर नहीं पाए। तो मैंने आके फिर पीटीवी में मैंने कहा कि मैं किससे पूछूं कि ये अगर जॉब मिल जाए। पीटीवी एक बड़ा नाम, मदर इंस्टीट्यूट, हम जिसे देख के बड़े हुए। तो मैं इंटरव्यू के लिए गया, और उस दिन मुझे, क्योंकि मैंने सफ़र किया हुआ था काफ़ी, मुझे सख्त बुखार था, तो मुझे आज भी याद। और जब मैं पीटीवी मैंने कदम रखा, आप ख़ुद देखें, बखर के गांव से, पसमानदा इलाका से एक लड़का आ रहा है, और आगे सारे टोटली मॉडर्न लड़के लड़कियाँ जो इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, और हज़ारों की तादाद में। और मुझे वहाँ रिसेप्शन पे पता चला ये तो एक हफ़्ते से इंटरव्यू हो रहे हैं, और इन्होंने सेलेक्ट कोई 10-15 ही करने हैं। मेरे हौसले वहाँ पे थोड़े से शेकी हो गए। मैंने कहा इतने लोग, इतने मॉडर्न, बीएनयू से पढ़े हुए, एनसीए के ग्रेजुएट, यहाँ मतलब मुझे कौन सुनेगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, देखते हैं करके। मैंने कहा जो भी है ना, अगर आपको अपनी कहानी सुनान नहीं आते, अगर आप किसी को ये ट्रस्ट दिला देते हैं कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल हैं या आपकी ज़रूरत है, तो मैं अभी भी यही कहता हूँ, ज़िंदगी के किसी मैदान में भी अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं ना, आप सब अचीव कर सकते हैं। अब मैं गया इंटरव्यू के लिए, वही इससे थोड़ा बड़ा कमरा होगा, पीटीवी के सीनियर प्रोड्यूसर्स थे 4-5, मैं भी जाके बैठ गया, और मेरे हाथ में मेरी किताब थी। तो उन्होंने पूछा कि हम आपको क्यों जॉब पे रख लें, या इतने लोग हैं। एक और चीज़ मैडम मैंने नोट की थी कि जो भी बच्चा इंटरव्यू के लिए जा रहा था ना, वो हर 5 मिनट बाद वापस आ रहा था। मैंने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप अपनी ज़िंदगी की कहानी एक जॉब के लिए 5 मिनट में सुना के वापस आ जाए। मैंने कहा मैंने 5 मिनट तक तो रहना नहीं है, अगर मेरे पास लफ्ज़ है, अगर मेरे पास कहानी है, तो सुनने वालों को सुननी पड़ेगी जिस तरह भी। तो मैंने कहा पता चल जाएगा। तो बुखार भी था, सारा कुछ था, मैं भी पहुंचा, तो उन्होंने मुझसे डिफरेंट सवाल करना शुरू कर दिए, मेरे करियर से रिलेटेड, मेरी किताब से रिलेटेड, और मैं जवाब देता गया। 5 मिनट गुजर गए, और उन्होंने मुझे कहा कि मोहसिन ठीक है, आप ना बाहर बैठे, हम थोड़ी देर बाद आपको बुलाते हैं। तो मैंने कहा ये तो मेरे साथ भी वही हुआ जो बाकी सबके साथ हुआ। तो मैं थोड़ा डिसहार्ट हुआ, तो मैं वापस आ गया और मैं जाने लगा। तो उन्होंने कहा उन्होंने आपको बैठने का कहा है, जाने का नहीं कहा। तो मैं वहीं सामने काउंटर से मैं बैठ गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 15 मिनट गुजर गए, और मुझे पता चला पीटीवी की टीम कैमरास के साथ अंदर जा रही है। फिर उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया, उन्होंने कहा कि अब आपका जो इंटरव्यू है वो रिकॉर्ड होगा। और वो जो मैंने देखा था कि लोगों के 5-5 मिनट के इंटरव्यूज़ हुए थे, वो मेरा इंटरव्यू तकरीबन 25 मिनट तक हुआ, और उन्होंने रिकॉर्ड किया कि हमने ये चीज़ आगे दिखानी है, बतानी है अथॉरिटीज़ को, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, कि हमने जो जिन लोगों को चुना है उनको ऐसे ही नहीं सेलेक्ट किया। उनके पास सुनाने को कहानियाँ भी हैं, उनके पास ख्वाब भी हैं, और वो उनकी ताबीर हासिल करना भी चाहते हैं। जब आप ख्वाब लेके जाएंगे तो फिर तो आपको ताबीर मिलेगी ना। तो
इस तरह मैं पीटीवी में इंटर हुआ पहली बार। कितने अरसे काम किया पीटीवी में? मैंने तकरीबन 1.5 साल काम किया। वैसे तो अभी भी मैं पीटीवी के साथ हूँ एक तरह से। अभी भी जब भी पीटीवी मुझे बुलाता है तो मैं शौक़ से उनके लिए लिखता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे लिए ना कायनात में कुछ हिंट होते हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। अच्छा। मज़े की बात ये है कि पीटीवी में जिनके अंडर मैंने काम किया वो पीटीवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम सैयद मोहसिन जाफ़र साहब, उनका नाम भी मोहसिन। और मैंने कहा एक मोहसिन है और वो मोहसिन के पास जा रहा है तो इससे बड़ी क्या बात होगी। तो फिर मैंने उनके टीम के साथ काम किया। मैंने पीटीवी के मॉर्निंग शोज़ भी लिखे। मैंने पीटीवी के वीकेंड एट होम शो चलता 14 है, अगस्त का भी आपने? ज़रूर। मैं भी वो आपको बताता हूँ। मैंने बड़े शो किए। जो भी इवेंट आता था तो वो कहते थे मोहसिन ने तो पीटीवी को रट लिया एक तरह से, पैमरा की गाइडलाइंस एंड ऑल, आपको मिजाज समझ आ जाता है। और पीटीवी में मैंने ये देखा कि अगर आप सीखने वाले हैं ना तो वो पीटीवी आपके लिए एक उस्ताद बन जाएगा। वो आपको सिखाएगा वहाँ की कॉरिडोर्स, वहाँ की राहदारियाँ, वहाँ के लोग, वहाँ का आर्काइव्स डिपार्टमेंट, वहाँ के सेट्स, आपको एक नॉस्टैल्जिया में ले जाता है। तो मैंने पीटीवी के बहुत ईद शोज़ भी लिखे, ईद मिलादुल नबी के भी शो लिखे, मतलब वो मजहबी शो भी लिखे। बीच में पता चला कि पीटीवी एक 14 अगस्त स्पेशल शो करने वाला है जिसके एंकर थे जुगन काजिम और मिकाल जुल्फ़कार, और वो होगा जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में। ज़िंदगी में मैं तब पहली बार पीटीवी वालों के साथ इस्लामाबाद आया और वो तकरीबन 2.5 घंटे तक का शो था जिसमें हमारी पूरी गवर्नमेंट और वो इन्वॉल्व थी। और तो वो हुआ था और वो पीटीवी न्यूज़ से लाइव गया था। और जब ये सोचा गया और जब सर मोहसिन जाफ़र ने कहा कि इसका स्क्रिप्ट तुम लिखोगे तो मेरे लिए ये बड़ा प्रीशियस मोमेंट था। और मैंने कहा कि पीटीवी मेरी सलाहियतों पे इतना एतबार कर रहा है, और जब आपको एतबार की फ़िज़ा मिलती है, लोग मिलते हैं, तो फिर आप फलते फूलते हैं। तो पीटीवी ने जो पौधा लगाया था ना वो एक प्रॉपर शजर बन चुका है, और मैं ये क्रेडिट दूंगा कि पीटीवी ने मुझे सिखाया। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के, क्योंकि मैं हमेशा ये बात सुनती रही है, पुराने जितने चाहे वो अदाकार हों, प्रोड्यूसर हों, डायरेक्टर हों, हमेशा वो यही कहते हैं कि पीटीवी से सीख कर हम आए हैं, वो बहुत अच्छी तरबियत है। लेकिन अब बहुत सालों से पीटीवी को कोई भी पसंद नहीं कर रहा, लोग देखते नहीं, कहते हैं कि जी पीटीवी पे कुछ नहीं आ रहा होता, पीटीवी का इदारा तो बस अब ख़त्म होने वाला है, बंद होने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये सारी बातें पीटीवी के हवाले के साथ सुनने में। बिल्कुल नहीं, एक मदर इंस्टीट्यूट है जिसने सिखाया है। मतलब अगर आपके पास और ये लोगों को सुनने में मिलेगा कि ये अभी भी वो ऐसा ही है इदारा। बिल्कुल, जो ग्रेस है वहाँ का, जो चीज़ें हैं, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, इवन कि जो हमारी होस्ट हैं मैम सुंदस जमील, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीज़ों के तलफ़ुज़ एंड ऑल। और एक और चीज़, सबसे बड़ी बात जो मैंने पीटीवी में सीखी मैडम, वो ये था, मैं कहानी का बंदा हूँ, लेकिन जहाँ से मैं उठ के आया हूँ ना, अब वहाँ एक तो सराइकी लैंग्वेज बोली जाती है और कहते हैं कि मीठी लैंग्वेज है, ठीक है। लोगों ने सराइकी लैंग्वेज को एज आ शहद देखा है, मैंने एज आ जहर भुगता है। आप बहुत बार ऐसी बातें कर जाते हैं। अब मैं छोटा था, इवन कि 5th क्लास से मैं उर्दू बोलता था और मैं क्रिटिसाइज़ होता था कि तुम उर्दू क्यों बोलते। अब मैं उनको समझा नहीं पाता था कि एज आ राइटर जो मेरा कम्युनिकेट करने का तरीका है, कहानियाँ जो मुझ पे उतरती हैं वो उर्दू में उतरती हैं, जो मैंने किताबें लिखी हैं सैकड़ों सफ़ात की वो उर्दू की हैं। और आप उर्दू को क्यों इतना, ज़बान में वो नहीं होता, लेकिन वो होता है ना कि मीठी ज़बान, मीठी ज़ुबान एंड ऑल। अभी भी मुझे सराइकी कंटेंट अच्छा लगता है, मैं चीज़ें देखता हूँ। इवन कि म्यूज़िक की भी हम बात करें तो पुरानी वो चीज़ें, बट उर्दू के साथ एक मुझे है चीज़ कि मैंने उसको लेके आगे चलना है, तो ये चीज़। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अभी मैं ड्रामा की जैसे फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो हम जैसे लोग, अगर मैं सराइकी बैकग्राउंड से हूँ या किसी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ या अपर क्लास फैमिली से हूँ, आजकल जो हमारा ड्रामा लिखा जा रहा है वो अगर एलीट क्लास है, अपर क्लास है, अगर आपको उस क्लास का नहीं पता, आप उनमें उठे बैठे नहीं, आपने उन लोगों को सुना नहीं है, आप ड्रामा कैसे लिखेंगे। अब मैं इस्लामाबाद में हूँ, बीच में मैं किसी कैफ़े चला जाता हूँ, कहीं भी जहाँ इस्लामाबाद का एलीट कल्चर वाले लोग हैं, मैं चुप करके उनको सुनता हूँ, मैं गुपचुप होके बैठ जाता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे आसपास ये जो एलीट लोग हैं ये क्या बात कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी का प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, इस मौजू पे बात। यस, ताकि मुझे पता चले इनकी कहानी के कल को जब मैं लिखने बैठूँ एज अ स्टोरी टेलर या एज अ स्टोरी राइटर, तो मुझे ये तो पता हो कि इनका मसला ये है, रिलेटेबल फैक्टर मैं कहाँ से निकालूंगा। आपने मिडिल क्लास देख ली, आपने वो क्लास देख ली, आपने वो चीज़ें देख ली, लेकिन ये वो क्लास है जिसको अभी भी हम मिसअंडरस्टूड कर गए। हम इन्हें अमीर तो समझते हैं लेकिन एक बहुत कुछ और जोड़ देते हैं साथ, ऐसा है जी। तो ये आपके अपने इलाके में जब आप जाते हैं, जैसे छुट्टियों में जाते हैं या आप रहे हैं वहाँ, जी जी, तो
वहाँ भी आसपास आपने बहुत सारी कहानियाँ देखी होंगी। बहुत सारी, वो बहुत लिखी हैं आपने? कुछ मैंने लिखी हैं, मैंने अपनी किताबों में जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला है। लेकिन मसला ये है कि अगर हम ड्रामा की बात करें तो अभी उस कल्चर की और उस मट्टी की कहानी बनाना मुश्किल हो गया है। कहानी पे हमेशा पैसा लगाता है आपका प्रोड्यूसर, जिसकी जेब में पैसे हैं। तो अगर वो महंगा ड्रामा तो नहीं बनाएगा। आप देखें, एक लोकेशन पे पूरा ड्रामा शूट हो जाता है, 2 लोकेशन पे ड्रामा शूट हो जाता है। तो वो जो वहाँ से उस मट्टी की जुड़ी हुई कहानी है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, एट द एंड इंसान लौट के अपने असल की तरफ आएगा। जब आप जेन्युइन कहानियों की तलाश में निकलेंगे ना, फिर आप ढूंढते फिरेंगे कोई अज़रा कैस, हीर रांझा, लैला मजनू टाइप कहानी, ताकि लोग रिलेट कर सकें। क्योंकि वो जो फैक्टर है ना, इंसान का इंसान होने वाला, वो आपको कहीं ना कहीं उस मट्टी से, उस चीज़ों से जोड़ेगा, तो आप वापस लौट के जाएंगे। तो अभी मेरे हैं कुछ चीज़ें जो इन पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो अब देखें कब मौका मिलता है तो ज़रूर इंशाल्लाह। जी आपने टेलीफिल्म और शॉर्ट फिल्म्स भी जी। बनाई? अभी मैं ऑन टीवी में एज़ अ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पे जॉब कर रहा हूँ। तो अपने इस करियर के दौरान मैंने एक सीरियल भी लिखा है, इंशाल्लाह जल्द वो भी शूट पे जाएगा। अच्छा। उसके बाद मेरी एक ड्रामा सीरीज़ जिसमें मैंने एक स्टोरी लिखी, तुम्हारी अली से। एक ऐसी लड़की जिसको नींद में चलने की बीमारी होती है, और वो अपनी शादी की रात वाले दिन ही मतलब वो ससुराल लेके आए हैं और वो गायब है। और हमारे जो सोसाइटी का तरीक़ाकार है, दुल्हन को ब्लेम करने वाला, ये वो, वहाँ पे ये ब्लेम गेम शुरू हो जाती है कि ये लड़की थी तो ये गई कहाँ और किसके साथ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। ढूंढते हैं सारा कुछ, मेके वालों को बुला लिया जाता है, ससुराल वाले तंज करें, और पता चलता है कि उसको नींद में चलने की बीमारी है। वो वहीं अपने ससुराल में गार्डन में एक बेंच पे दुल्हन बनी मज़े से सो रही है। अच्छा। ये कहानी थी। अच्छा। तो उसको डायरेक्ट किया था दानिश नवाज़ ने, हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। उसके अलावा मैंने एक सीरीज़ लिखी थी अपनापन के नाम से। अच्छा। जो उसमें भी हमने जो आपकी मौरूसी बीमारियाँ होती हैं उन पे बात की थी। जो आपकी कज़न मैरिजेस होती हैं, और उसको थोड़ा रोमांटिक उस वे में लिखा एक था था। आपका दाग, जी जी, बड़ा मुख्तलिफ सा वो था। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक शॉर्ट फिल्म थी शॉर्ट जो फिल्म बहुत बहुत अच्छी थी। जी जी बिल्कुल। तो उसके हवाले से मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया था, तब मैं पीटीवी में जॉब कर रहा था। अच्छा। वो इस तरह की कोई चीज़ बनाना चाह रहे थे, और वो एसिड अटैक पे थी। तो इस तरह की फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो फिर मैंने उनके लिए लिखा। और मुझे ये लगता है कि जब कहानी के लिए कोई लोग आपको अप्रोच करते हैं, तो आपको कहानी को वैल्यू देनी चाहिए, लोगों को वैल्यू देनी चाहिए, कहानियाँ बनती रहनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। कोई ख़ास वक्त होता है जब आपके ऊपर कहानी उतरती है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं? उसमें ये होता है कि जो सोते कहानी, में भी आपको कुछ महसूस हो जाता है? जब आप तकिए पे सर रख रहे होते हैं और सोने वाले होते हैं, तो आपको बहुत सारी कहानियों का शोर सुनाई देता है। मैं अपना एक किश्तवाड़ मेरा नावल एक डाइजेस्ट में चल रहा था, तो बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं कि आप कैसे लिखते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, जैसे आप भी पूछ रही हैं। उसमें ये होता था कि मैं कभी लाहौर में एम्पोरियम मॉल में, कभी स्पीडो बस में, कभी ऑरेंज ट्रेन में सफ़र करते हुए अच्छा। मैं अपने मोबाइल पे टाइप करता जाता था। कहीं भी आप मुझे भीड़ में बिठा दें और कह दें कि मोहसिन ये कहानी लिखनी है, मैं भीड़ में भी लिख लूँगा। कहानियाँ ये होती हैं कि बानो कुदसी आपा एक जुमला कहा करती थी कि ये जो कहानी होती है ये वहशी घोड़े की तरह होती है, इसको आप काबू करना सीखें, वरना एक टाइम आएगा ये आपको काबू करना शुरू हो जाएगी। तो तख्लीक को बड़ा मान से, बड़ा एहतराम से आपको मनाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। लेकिन ये है कि आपको फिर वो सब्र और पेशेंस रखना चाहिए इससे। अगर कोई आपको कोई मौजू दे, जी तो आप जी, उस पर लिख लेंगे कहानी? डिपेंड करता है कि मौजू क्या है। अब जो मेरी जो मौजू मेरी नज़र से गुज़रे हैं, तो मेरे जो आसपास के हैं, जो चीज़ें मैंने दी हैं, अगर वो उस तरह का मौजू है जो मेरी अपनी आम फ़हम है, जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरी आंखों से हो रहा है, तो मैं ज़रूर लिखना चाहूँगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो मेरी समझ से बाहर है, तो मुझे लगता है जिसका मैदान है उसी के लिए वो मैदान छोड़ देना चाहिए। अब वो है ना कि कहते हैं ना कि आप किसी एक मैदान में ही कामयाब हो सकते हैं। तो वही बात है, आप अपना मैदान पकड़ें और लिखते जाएँ। एक से ज़्यादा मैदान में कामयाब नहीं हो सकते? फिर ये होगा, आपकी एनर्जी डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। ये हमारी यूथ के लिए भी है कि जब आप देखते हैं कि वो बंदा इस फील्ड में मशहूर हो रहा है, वो उसमें हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप एक रेस में पड़ जाते हैं। रेस में आप फिर अपने आप को थकाएँगे और फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं कंटेंट का बंदा, मुझे पता है कि मैं कहानी को समझता हूँ, मुझे कहानी सुनना आती है, मुझे कहानी सुनाना आती है, मुझे लिखनी आती है, तो फिर मैं वही काम क्यों ना करूँ? तो इस तरह मुझे ये लगता है कि आपकी बिल्कुल। एनर्जी एक ही उसमें रहे। ये होगा कि फिर आप कुछ क्रिएट भी करेंगे, अदरवाइज़ आप बैठे रह जाएँगे, आपसे कुछ भी नहीं होगा। अदाकारी के लिए कभी ख्याल आया या किसी ने ऑफ़र दिया आपको? अब तक बड़े अच्छे ऑफ़र, हीरो बन सकते हैं।
चलें, ये तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। उसमें ये है कि कोई ऑफ़र वगैरह ऐसा कुछ नहीं। और एक और चीज़ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, कहानी और ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं, एक चीज़ हमारे इंडस्ट्री में किसी ने ना मुझे सवाल किया, इंस्टा पे आया कि ये जो लोग होते हैं, आज मैं किसी देखने वाले ने, कोई फ़ैन मोमेंट होता है, किसी एक्टर को अप्रोच किया और एक्टर ने नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा। तो वो जो फ़ैन था वो शिकायत लेके मेरे इनबॉक्स में, और उसने कहा कि इस एक्टर से मैंने मिलने की कोशिश की तो उन्होंने ना मुझे उनकी सिक्योरिटी और मिलने नहीं दिया और मेरा दिल टूट गया, तो आप लोग इतने बेरहम क्यों हैं? तो आज उस फ़ैन को भी मैंने तब भी जवाब दिया और मैं अभी भी बताऊंगा कि मैडम आप एक चीज़ देखें, एक एक्टर है, ठीक है, सुबह के टाइम वो ARY के सेट पे है, शाम को वो जियो के सेट पे है, रात को वो हम टीवी के सेट पे है। आपके सेट पे आपका कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है, आपका करैक्टर चेंज हो रहा है, आपका कैमरा चेंज हो रहा है, आपकी लाइट चेंज हो रही है। और एक इंसान की कि जब इतना कुछ बदल रहा होता है ना, तो उसके मूड पे, उसकी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होना शुरू होता है, उसको नहीं पता चलता। मैं ये सोचता हूँ, वो एक्टर जब तकिए पे सर रखता होगा, क्या वो खुद अपने आप जोगा होता होगा? क्या वो नींद उसकी अपनी होती होगी? तो ऐसे लोग जो एक्टर हैं, मैंने इनको बड़ा एक कीनली ऑब्ज़र्व किया है। ये बड़े फ्रेजाइल लोग हैं, बड़े डेलिकेट लोग हैं, जिनको अपने इमेज की बहुत फ़िक्र है। इवन कि मैं आपको इतना बताऊँ कि मैंने लोगों को सैलेड खाते हुए देखा है और मैं हैरान होता था, यार ये क्यों खा रहे हैं? फिर मुझे पता चला कि जो उनका एक है चीज़, इवन कि यहाँ से एक बात निकल आई। एक इदारे के लिए, लाहौर के ही एक न्यूज़ चैनल के लिए मैंने जॉब की, ऐसे इंटर्नशिप थी, अपॉर्चुनिटी आई। तो मॉर्निंग शो था। अच्छा। तो बड़ी जो उसकी होस्ट थी, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़ा एक नाम था, है हमारी इंडस्ट्री का, बल्कि है, और मेरी फेवरेट में से भी हैं। तो एक दिन मैं उस इदारे में इंटर हुआ, तो 2 गार्ड बैठे हुए थे गेट के ऊपर। तो उनकी होस्ट की ना लैंड क्रूज़र गुजरी गेट से अंदर। तो उसी वक्त मैं इंटर हो रहा था उस इदारे में, मीडिया हाउस में। तो उन्होंने कहा कि इस मैडम के तो मज़े हैं, मज़े से आती है, शो करती है, करोड़ों कमाती है, चली जाती है और घूमती रहती है गाड़ियों में। लेकिन कोई नहीं जानता था, क्योंकि मैं सेट पे होता, मुझे पता था वो जो हमारी एंकर थी, वो होस्ट थी, वो अस्थमैटिक थी। और हमारा ये था कि जो भी हमारा गेस्ट आ रहा है, हम हर गेस्ट को नहीं रोक सकते कि भाई आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें, आप परफ्यूम यूज़ ना करें। और आपको पता है अस्थमा और ऐसी एलर्जीज ट्रिगर होती हैं, आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को। तो ना ऐसा एक गेस्ट आ गया, हमने सिंगर बुलाया जिसने कोई ऐसी चीज़ यूज़ की हुई थी। उसी वक्त मैंने अस्थमा का अटैक बुरी तरह उस अपनी होस्ट पे ना हमलावर होते देखा। उसके हाथ से एक हील निकल के फ्लोर के उस साइड पे जा गिरी और वो तड़प रही थी और वो खांस रही थी। तो मेरा दिल किया मैं उन गार्ड्स को बुलाऊं और दिखाऊं, जिसको तुम पैसा समझ रहे हो, ये समझ रहे हो, वो सारे देखो। फिर हम ब्रेक पे चले गए, फिर उनकी हालत संभली। तो उनसे मैं इस तरह की चीज़ें, मेरा ये होता है कि अगर मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ इदारे में, तो हम पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो मैंने उनसे ये बात शेयर की, तो उन्होंने कहा मोहसिन कि बड़े लोगों की बीमारियाँ भी और मसले भी बड़े होते हैं। तो जो हम लोग हैं, हम ये करते हैं कि दूसरे को देखते देखते हमें ये लगता है हमारा जो थोड़ा होता है, जिस पे हमें सब्र शुक्र करना चाहिए, हम उससे भी रह जाते हैं। तो इन लोगों को मैंने इस मामले में जो सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, इंडस्ट्री के लोगों से, एक्टर्स से और इनसे। और आपने बात की कि आप एक्टिंग की तरफ जाएंगे या नहीं, तो मुझे नहीं लगता। वही कि एक ही फील्ड पकड़ें, कहानी सुनाएं, कहानी लिखें, कहानी बयान करें, और जो कहानी लिखने वाला है उनकी हेल्प करें, दैट्स इट। तो ये है। अच्छा, इसमें एक दूसरी बात भी है कि जी जी जिनको हम आज देख रहे होते हैं ना कि वाह इनके बड़े मज़े हैं, वो यहाँ तक आए कैसे? एग्जैक्टली। वो कहाँ, अब जैसे आप हैं, आप जहाँ से आए हैं, मैं बड़ी बिल्कुल। इस बात से मुतासिर हूँ कि कहाँ से आप निकले हैं और कहाँ बैठे हैं इस वक्त आप। जी जी तो वो जो आपने सफ़र किया है, वो जो आपने तकलीफ़ें उठाई हैं, वो जो आपने इतनी मेहनत की है, वो तो किसी को नज़र नहीं आएगी। आपको देखकर हर कोई ये कहेगा कि जी ये तो देखो ज़रा, इनके तो बड़े मज़े हैं, ये तो यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे, इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता होता। बिल्कुल नहीं पता होता। वाक़ई ये सही बात आपने की। बहुत सारे लोगों को हमारी ये शोहरत, ये चीज़ें आप जी। देखें, एक बंदा है, वो घर से निकले हुए उसे तकरीबन 8 साल हो गए हैं। उसने अपनी फैमिली की चीज़ें, अपने पेरेंट्स को सैक्रिफाइस किया हुआ है। मुझे याद नहीं आ रहा आज भी इवन कि मैं रिकॉल करूँ कि आखिरी मैंने अपना कोई फैमिली फंक्शन कब अटेंड किया था। आप ईद पे चले गए, अब इन चीज़ों, और मैं ये कहता हूँ कि बड़ी खुशकिस्मत होती है वो औलाद, जैसे मेरे 4 भाई हैं माशाल्लाह से, जी। जो अपने माँ बाप
के के पास पास होते हैं होती है, साथ। वो उनको देखती है। तो फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि घर में से जैसे इंडियन वो है, मैं उनको बड़ा सुनता हूँ, ज़ाकिर खान, वो कहते हैं कि एक ख़ानदान की तकदीर बनने के लिए एक आदमी लगता है, जी, और क्या पता वो आदमी आप हो, तो आप पीछे मत हटो। तो फिर मुझे ये लगा कि चीज़ों को बदलने के लिए, माहौल को बदलने के लिए अगर आप ऐसी एफ़र्ट्स करें तो देन वेल एंड गुड, गो फॉर इट। तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल। जैसे ये अभी आपने कहा ना, तो मुझे ख़्याल आया कि जैसे डॉक्टर्स हैं, जी, जी, बिल्कुल। उनको देख के हर कोई ये कहता है कि जी वाह! क्या बात है, इनके कितने मज़े हैं, क्या हैं। वो कितना रात-दिन पढ़ के, कितनी मेहनत करके वहाँ तक आए, और जब वो काम कर रहे होते हैं, तो कितना दिन-रात काम कर रहे होते हैं, वो किसी को नहीं पता होता। बिल्कुल। वो सिर्फ़ उनको बज़ाहिर देखकर जो है वो आपने डॉक्टर्स की बात निकाली, तो जिस हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ तो वो पिम्स हॉस्पिटल के आसपास है, तो वहाँ पे हाउस ऑफिसर्स हैं अच्छा। जो अभी हाउस जॉब पे हैं, डॉक्टर्स हैं। हुँ। तो मैं देखता हूँ कि वो एंटीबायोटिक ले रहे हैं बार बार। मैं उनसे पूछता हूँ कि ये क्यों ले रहे हो आप तो डॉक्टर्स हो। तो हमारे माइंड में ये होता है कि डॉक्टर को कुछ नहीं होगा। नहीं तो वो होगा। उन्होंने ये बोला कि वो इन्वायरमेंट ऐसा होता है हॉस्पिटल का कि वहाँ काम कर करके आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, आप पे जर्म्स बहुत जल्दी अटैक करते हैं, तो आपको एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ती हैं, मेडिकेशन पे जाना पड़ता है। तो फिर मुझे समझ आई कि आप वो जो हम सुनते थे, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, बिल्कुल। तो वाक़ई नहीं होती। तो इन चीज़ों पे गौर कौन करे, किसके पास टाइम है, रेस में भाग रहे हैं सब, सब चाहिए। तो फिर सबके पीछे बहुत कुछ छूट भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आने वाला जो आपको नुकसान होता है ना, उसकी भरपाई के लिए फिर आपके पास टाइम भी नहीं होता। और मेरा आपसे बात करने का मकसद भी यही है कि ये जो नए लोग हैं, जी, जो जी। हम लोग ये समझते हैं ना कि बस ये रातों रात हम यहाँ पहुँच जाएंगे। जी, जी। अदाकारों को देखकर भी और बिल्कुल, बिल्कुल। फिल्म स्टार्स को देखकर भी हुँ। हर एक के जहन में ये एक इमेज आती है कि जी वाह, बड़े मज़े हैं। तो बिल्कुल। लेकिन ये जैसे अब आप बता रहे हैं तो पता चलेगा लोगों को कि ये आसान सफ़र नहीं है, ये बिल्कुल आसान नहीं। और बहुत अगर सारी मैं कुर्बानियाँ हैं इसमें। बिल्कुल बहुत सारी सैक्रिफाइसेस, और इवन के डेली बेसिस के पे मुझे बहुत सारे यंग राइटर्स अप्रोच कर रहे होते हैं अच्छा। कि हम ड्रामा लिखना चाहते हैं, हम स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। तो फिर मैं उनसे, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ कि अच्छा क्या स्ट्रगल की है, तो फिर वो मुझे बता रहे होते हैं कि हमने अपनी कहानियाँ AFI में भेजी हैं, हम TV में भेजी हैं, जियो में भेजी हैं। मैंने कहा कि कहानियाँ भेजना स्ट्रगल नहीं होती, आपने अपने क्राफ्ट पे कितना काम किया वो स्ट्रगल है। और एक चीज़ आज मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवसत से भी कहना चाहूँगा कि कंटेंट में जो बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने आपकी कहानी की स्क्रूटनी करनी है, वो बहुत, एक तो बिज़ी लोग होते हैं, बहुत वो चल रहे होते हैं। अगर आप उनके सामने पास अपनी खाम माल, कच्ची चीज़, रॉ चीज़ भेजेंगे जिसमें प्रॉब्लम्स होंगे, वो एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तीसरी बार वो नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल। और ये इतने जुड़े हुए लोग हैं, अगर किसी एक राइटर की बुरी कहानी आती है ना, तो सारे चैनल में बैठे हुए लोगों को पता चल जाता है कि ये राइटर तो बुरा लिखता है। अच्छा। फिर मज़े की बात यह है कि अगर कोई सीखने वाला हो तो हम उसे सिखाते हैं, अगर कोई शागिर्द वाला वो अपने अंदर वो चीज़ लेके ही नहीं आ रहा तो हम उसको क्या सिखाएंगे। एक राइटर हैं, 1-2 हैं जिनका मैंने सफ़र आसान किया, जिनका मुझे था कि इनमें लिखने की सलाहियत है। जी बिल्कुल। तो हमारा कंटेंट वालों का ये होता है कि रात के 1-2 बजे भी राइटर्स कॉल कर रहे थे, कहानी में हम यहाँ फंस गए, प्लीज़ बता दें अब क्या करें। और राइटर का ये जो ड्रामा राइटिंग का प्रोसेस है स्क्रिप्ट का, इसमें ये होता है कि सम टाइम आपका जो राइटर है वो लॉक हो जाता है एक बंद गली में, और उसे वहाँ से कंटेंट वाला ही निकाल सकता है। तो हमने तो अपनी चीज़ें की हैं। अब मैं कंटेंट वालों को यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक राइटर हूँ, स्क्रिप्ट का है, मैंने भी ये चीज़ें फेस करनी है। तो मुझे ये लगता है कि आप अपने क्राफ्ट पे मेहनत कर लें। और सबसे बड़ी बात है, कोई फार्मूला नहीं है। अगर आपने 7 बजे का ड्रामा लिखना है तो आप 7 बजे का ड्रामा देखें, 9 बजे वाला देखें, 8 बजे वाला देखें, आपको पता चल जाएगा। इतनी तो आप में नो हाउ होनी चाहिए ना। आप दिन रात वो करके मतलब लोगों को अप्रोच करके चीज़ें भेजती रहेंगी तो वो रद्दी में जाती रहेंगी, क्योंकि आजकल यहाँ के लोगों का वक्त बहुत कीमती है। तो वो फिर आपको कैसे बिल्कुल इतना टाइम नहीं है कि वो जी नहीं आपकी है। कहानी को जो है नोक पलक संवार के और फिर उसको वो आगे करें। जाहिर है इतनी सारी आती भी होंगी उनके पास। बिल्कुल आते हैं। जाहिर है इतना वो नहीं है। आप ये बताइए कि ये जो हमारी ड्रामा की सनत है, जी इससे आपको लगता है कि बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है?
मैं इसमें ये कहूँगा कि अभी जो हम डिजिटल मीडिया के ट्रेंड्स फॉलो करें, आपके पास पाकिस्तानी ड्रामा दुनिया भर में देखा जाता है, स्पेशली इंडिया में देखा इंडिया में जाता है, बिल्कुल। क्योंकि रिलेटेबल एक चीज़ हो जाती है। आपका लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, किसी हद तक आपकी सकाफ़त, रिवायात और वो चीज़ें भी मिलती हैं। बड़े सग़ीर है, वो टूटा बिखरा, वो उधर हो गए, हम इधर हो गए, तो वो चीज़ें तो हैं। तो ड्रामा की सनत इस टाइम पे बहुत रोज़गार दे रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक चीज़ था। अगर आपके पास प्रोडक्शन की स्किल्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये तो एक इंडस्ट्री है। आने वाले टाइम में जहाँ अब ये है कि अब फ़िल्में भी बनना शुरू हो गई हैं, लेकिन जो आपका ड्रामा है ना, वो उस बजट से बन रहा है जिस बजट से पहले फ़िल्म बना करती थी। और ठीक। हर तरह का, हर क्लास के लिए ड्रामा है, एलीट क्लास के लिए सेपरेट है। और उसमें आप देखें कि आपका सबसे मज़े की बात, आपका ड्रामा आप सिनेमा में दिखाया जा रहा है। जी। इससे बढ़कर और लोग देखने भी आ रहे हैं, तो इससे बढ़कर खुशाइंद और क्या बात होगी कि आपकी फ़िल्म को। लेकिन मुझे यही लगता है कि सिनेमा में फ़िल्म को ही लगना चाहिए। फ़िल्म ही अगर ड्रामा रिप्लेस कर भी देगा तो कहाँ तक वो सर्वाइव करेगा। तो फ़िल्में बनती रहनी चाहिए, और कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ बन रही हैं, और उनकी हम कामयाबियों के किसी भी आए रोज़ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। इस तरह का कंटेंट बनना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये जो हमारे अब ड्रामे हैं, इनसे कुछ सीखा जा सकता है? हम नई नस्ल को, बच्चों को कुछ सिखा रहे होते हैं? हाँ, उसमें मैं आपको बताऊँ, कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि जो ड्रामा बना रहा है, एक तो आप ये क्लैरिटी लें कि वो बंदा है जिसकी जेब में पैसा है। वो एक ऐसा लाडला शरारती बच्चा है और भूखा बच्चा है, जिसको हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। और वो दुकान पे जाता है और वो कहता है मुझे तो आइसक्रीम खानी है, और आइसक्रीम वो दुकान वाला कहता है कि भाई आइसक्रीम अवेलेबल है, पिज़्ज़ा खा लो। जिसकी जेब में पैसे हैं उसने भाई खानी आइसक्रीम ही है, वो आपकी दुकान छोड़ के आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे टीआरपी रेटिंग्स के इतने चक्कर हैं, इतनी चीज़ें हैं। तो जो आपका प्रोड्यूसर है, वो फिर ये होता है, वो कहता है कि मुझे रेटिंग ला कर दो। अच्छा। हर सूरत, चाहे आप रोती धोती औरत दिखाएं, चाहे कुछ भी दिखाएं, बट उसमें ये होता है कि जो कंटेंट में बैठे हुए लोग हैं, उनकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कहानी में, कंटेंट वाले बहुत चालाक होते हैं। एक कहानीकार से, कहानी लिखने वाले से बढ़कर मुझे लगता है कि कोई चालाक बंदा नहीं है। वो ऐसे हिडन मैसेज छोड़ सकता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो थोड़ी उस कैलिपर पे जाके वो कारोबार कर रहा है, वो कहानी में घुस नहीं रहा। उसका क्या सोशल इम्पैक्ट होगा, क्या चीज़ें होंगी, उसको इससे वास्ता ही नहीं है, लेकिन कंटेंट वाले को है। अभी मेरे पास एक राइटर लिख रही हैं, तो उन्होंने एक माँ का करैक्टर बनाया, बड़ी ज़ालिम माँ है। तो मैंने उसे कहा कि आपने ज़ालिम माँ तो बना दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि बनाई क्यों। आप जस्टिफिकेशन तो दें। आपके सवाल में से एक और चीज़ निकल आई है बात कि एक इदारे में, न्यूज़ चैनल में मैं जॉब कर रहा था, तो मेरे पास एक ना लिस्ट आई कि ये वो न्यूज़ हैं, वो ख़बरें हैं जो हम तक पहुँची, सच्ची ख़बरें, और हमने ब्रेक नहीं की। तो मैंने पूछा कि ये क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ड्यू टू सम मॉरल वैल्यूज़। उससे क्या होता है, सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, अगर वो ख़बरें छप जाती, वो कुछ ऐसी थी, सेंसर की हम बात करें, वो इतनी डार्क रियलिटीज़ थी, अगर आप वो छाप देते, आपका जो व्यूअर है वो क्या परसीव करता, और उनका ना छपना ही मुझे लगता है बेहतर था। तो फिर मुझे समझ आई कि आप हर चीज़ इस तरह नहीं कर सकते। कंट्रोल तब था मीडिया का, जब लोग बैठे होते चैनल्स में। अब आप सिर्फ इतना देखें, आजकल मीडिया आवाम है जिसके हाथ में मोबाइल है। ऑफिस से बाहर निकलें जो लोग हैं, और चोर को चोरी देख के तरगीब मिलती है, तो आप तरगीब भी दे रहे हैं। तो इस तरह जो इम्पैक्ट पड़ता है, आपने उससे बचना है या वो करना है। तो कंटेंट में बैठे हुए लोगों की ज़िम्मेदारी है, आप रेटिंग और उन चीज़ों को भी देखें, लेकिन जब आप करैक्टर डेवलप करें, तो आपके माइंड में, आपके राइटर के माइंड में ये बात होनी चाहिए कि इसका मैसेज एंड पे कहाँ तक जाएगा। मासेस को आप एजुकेट कर रहे हैं ना, इसके इंटरटेन भी कर रहे हैं, तो आप इंटरटेन करने के साथ एजुकेट ज़रूर करें। तो ये चीज़ है। लेकिन मुझे जो अब बहुत ज़्यादा, मैं टीवी बहुत देखती हूँ, मैं फ़िल्में बहुत देखती थी, सारी पुरानी फ़िल्में मैंने देखी, ड्रामे बहुत देखती हूँ। हर ड्रामे की मैं पहली किस्त देखती हूँ, दूसरी देखती हूँ, उसके बाद मैं सोचती हूँ कि देखना है मुझे या नहीं देखना है। ठीक है। लेकिन आप देखें कि मॉर्निंग शोज़ हों, ड्रामे हों, मतलब अब कहीं पर कोई सेंसरशिप नहीं रह गई है। जो हम अभी बात कर रहे थे कि इंडिया में बहुत देखे जाते हैं, तो वो तो देखे जाएंगे ना, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह की स्टोरीज़ हो गई हैं जो इंडिया के ड्रामों के डायलॉग्स हुआ करते थे, जिनको बच्चों से बताया जाता था, रात को देर से देखे जाते थे वो ड्रामे। जी। वही सारे डायलॉग्स जो हैं वो अब हमारे ड्रामों में आते हैं। तो कोई है सेंसरशिप?
सेंसरशिप की वही बात है कि एज सच उस तरह की सेंसरशिप नहीं है। नहीं है। कुछ टॉपिक और ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें मना कर दिया जाता है, जो पैमरा की तरफ से चीज़ें हैं कि आपने इन पे बात नहीं करनी, तो हम नहीं करते। तो अगर कहीं वो चीज़ें नज़र आ भी जाती हैं तो फिर ये होता है कि एक बार जब कहानी कंटेंट और एक चीज़ आप देखें कि ये ना एक टीम वर्क है। जब कंटेंट के हाथ से कहानी निकल जाती है तो टीम से होती हुई कहाँ तक प्रोडक्शन और एक्टर और बहुत जगहों पे तो बहुत सारे फैसले बाला ही बाला सेट्स पे तो हो वो जाते हैं। तब्दीली आती रहती है उसमें? आती content रहती है, बिल्कुल आती रहती है। वो एक जो हमने जो चीज़ लिखवाई जो एक सफ़े पे थी, वो आगे जाके क्या बनी कौन जानता है। अच्छा। इस पे मैं आपको एक फ़ेमस वाक़या बताऊँ। बानो कुद्सी आपा थी, तो उन्होंने एक सीरियल लिखा था। तो बाद में ये हुआ कि वो सीरियल बन के आ गया, एक बहुत बड़े मशहूर डायरेक्टर ने बनाया था। तो उन्होंने एतराज़ किया कि ये जैसा ये सीन कोई स्पेसिफ़िक सीन था कि जैसा ये मैंने लिखा ये वैसा शूट नहीं हुआ। तो अगलों ने प्रोड्यूसर्स ने उन्होंने कमेटी बना ली और उन्होंने बिठा दिया कि सारे देखें और बताएं। उन्होंने एक साइड पे स्क्रिप्ट रखा, एक साइड पे वो सीन चलाया कि आप ज़रा देख के बताएं कि बानो आपा ठीक कह रही हैं। बानो आपा तब एक बहुत बड़ा नाम है, अभी भी हैं, तब थी और वो सारा कुछ। तो एक हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, तो हम खुद उन्हें एडमायर करते हैं। तो कमेटी बैठ गई, तो सब ने कहा कि भाई जो पेपर पे लिखा हुआ है ये तो वही शूट हुआ है। अच्छा। तो बानो आपा आई और उन्होंने कहा कि प्ले करे सीन प्ले हुआ। और बानो आपा ने कहा कि एक कहानी लिखने वाला जो होता है ना, तो उसकी कहानी जब दूसरे हाथों में जाती तो वो कई शक्लें बदल लेती। मैं आपको बताती हूँ क्या है। आप स्क्रीन प्ले में एक नोट पढ़ें, इस पे लिखा हुआ है कि औरत का शौहर है और उसे मारता है और वो उसे उल्टे हाथ का थप्पड़ मारता है। मैंने यहाँ लिखा है उल्टे हाथ का थप्पड़ मारेगा। तो आप लोगों ने इसको चेंज क्यों किया है कि वो एक सीधा सा थप्पड़ है वाला। तो उन्होंने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, थप्पड़ ही तो है। तो उन्होंने कहा कि वो उसका शौहर है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, उसका बाप या भाई नहीं है, और उल्टे हाथ के थप्पड़ की अजियत भी बड़ी होती है और ये उसका कोई खूनी रिश्ता नहीं। वाह। अब इस नुक्ते को अगर आप सोचें और अब आपको जो मैंने आपको पता चल गया होगा कि जो कंटेंट की और कहानी की कायनात होती है ना, उसको बहुत कम लोग समझते हैं। कुछ लोग इसकी रूह को समझ जाते हैं, कुछ इसकी रूह मान इसीलिए उन्हें देते फर्क हैं। नहीं पड़ा ना कि क्या फर्क एग्जैक्टली पड़ता है थप्पड़ हाँ, इधर से और सब ने वैसे ही देखा, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा। डिटेलिंग में जो राइटर होता है वो पहले ख़ुद सहता है, फिर वो कहानी में उतरता है, फिर वो पेश कर देता है। जो तख्लीक है ये निज़ाम कुदरत भी है कि वो एक कांस्टेंट एक सेक्रीफाइसेस का और पेशेंस का वो है। तो जो पेशेंस रखते हैं वो ऐसी चीज़ें तख्लीक करते हैं। अब ना वैसे राइटर रहे, ना डायरेक्टर रहे, ना एक्टर रहे, तो बस तो चीज़ें अब आपके सामने हैं, तो उनका फिर जो इम्पैक्ट होगा वो भी नज़र आएगा। लेकिन कुछ राइटर्स जो हैं वो तो बड़े धड़ल्ले से ये बात कहते हैं कि मेरे लिखे हुए का कोई एक हर्फ एक लफ्ज़ आगे पीछे हो नहीं सकता। तो नहीं होता उनका? कुछ खास ना लोग भी हैं हो, जिनका नहीं होता। बिल्कुल ऐसा भी होता है, नहीं होता। फिर हम उन्हें देखते भी हैं कि जिनका एक लफ्ज़ इधर से उधर नहीं हुआ वो खुद इधर उधर हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी है। तो मतलब ये वो कितनी हो गए वैसे इधर उधर। एग्जैक्टली वो जिन्होंने ये कहा ना कि हमारे स्क्रिप्ट का हमारी कहानी का कोई लफ्ज़ कोई इधर उधर नहीं कर सकता, फिर पता चलता है वो खुद इधर उधर हो गए हैं। अब वो आपको नहीं नज़र आ रहे, फ़िलहाल तो नहीं नज़र आ रहे, मे बी इन फ्यूचर कुछ नज़र आ जाए तो आ जाए। बिल्कुल सही है। ऐसा होता है। अच्छा, अम्मी आप बताइए मुझे कि नए आने वाले जो भी जी ये जी कंटेंट आना चाह रहे हैं, कि कंटेंट को लिखना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कोई किसी का ताउन, किसी की मदद हासिल नहीं है, तो वो क्या करें, कहाँ कैसे पहुँचें? एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी जो टाइम चल रहा है, पहले आपका 7 बजे वाला ड्रामा चलता था, 8 बजे वाला, 9 बजे वाला, बीच में जियो ने आई थिंक ये स्टार्ट किया था 10 बजे वाला भी ड्रामा चला आया है। और जो आपने सोप सीरियल के स्टाइल पे सीरियल भी शुरू किया है, स्क्रीन का पेट भरना मुश्किल हो गया है। ड्रामे आ रहे हैं, गुम होते जा रहे हैं, राइटर्स की उसी तरह मार्केट में डिमांड बढ़ गई है। इसमें ये होता है कि पेशेंस की गेम है। अगर आप में पेशेंस है, अगर आप चाहते हो कि आपकी चीज़ स्क्रीन पे आए, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ये है कि वो पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। राइटिंग जो है एक कांस्टेंट एक पेशेंस वाली गेम है। अगर आप बिल्कुल ही बीच में हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे साथ जैसे एक राइटर हैं, तो वो लिख रही हैं, तो वो हमेशा मुझे ये कहती हैं, 4 दिन बाद मुझे किस्त भेजती हैं और वो ये कहती हैं कि मैंने दिन रात अपनी नींद कुर्बान करके मोहसिन ये किस्त लिखी है, तो अब इसमें कोई कमी खामी मत निकालना। तो जब एक राइटर आपको ये कहता है, मैंने कहा आप ना कभी जब ये जुमला कह रही होती है ना, आप एक वो करें, वॉइस नोट बनाएं, खुद सुने कि आपकी ये बात कितनी
एनर्जी ड्रेन करने वाली है, आपने अगले बंदे का अभी स्पार्क बिल्कुल धीमा कर दिया है। ऐसे राइटर हैं और कुछ ऐसे बैठे हैं जो फ्री में लिखने को तैयार हैं कि एक बार स्क्रीन पे नाम चला जाए। तो जिनकी आंखों में ख्वाब होते हैं ना, उनको ताबीर मिलती है, जो स्ट्रगल करते हैं। तो इंडस्ट्री में काम बहुत है। अच्छा। आप डिफरेंट चैनल्स के कंटेंट में बैठे हुए लोगों को अप्रोच करें और उनको वो चीज़ दें फ़िलहाल जो उनको चाहिए, क्या क्योंकि चाहिए? उनको जो रेटिंग के स्टाइल से कहानी चाहिए होती है। क्योंकि हम यही कहते हैं, अब जो हमारा प्रोड्यूसर है जिसके पास पैसा है, जिसने ड्रामा बनाना है, वो ये कहता है मैं सोसाइटी को, माशरे को एंटरटेन कर सकता हूँ, एजुकेट नहीं कर सकता। वो आपकी पर्सनल ज़िम्मेदारी है कि आप, मैंने एक बात की थी कि जो राइटर या कंटेंट में जो भी बंदा है वो बहुत क्लेवर होता है। उसको ये पता होना चाहिए मैं रेटिंग दे रहा हूँ तो मैंने अपनी चीज़ कहाँ दिखानी है, कितनी और कितनी छुपानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप वो दिखाएं। आप तलाक याफ्ता अगर लड़की की कहानी दिखा रहे हैं, फिर आप ये भी दिखाएं, जैसे एक बड़ा मशहूर शेर है कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, फिर आप उसकी ज़िंदगी की आसानियाँ भी दिखाएं। फिर आप ऐसे बीच मंझधार में ना छोड़ें। अच्छी चीज़ को हम खुद भी, हम प्रोग्रेसिव जो चीज़ें होती हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ये नहीं है कि हम वो नहीं करते, लेकिन उसमें हम यही कहते हैं कि आप जो टीम इन्वॉल्व, आप खुद देखें अगर रेटिंग का चक्कर है, कितने लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है। अगर एक प्रोजेक्ट रेटिंग नहीं लेता, मिसाल के तौर पर आप खुद देखें, आने वाले टाइम में उस टीम का रिस्क कहाँ जाएगा, वो तो ऊपर वाले की देन है। तो आप अपनी चीज़ें देखें, अपनी नेक स्टोरी पे ही तो आपका पूरा प्रोजेक्ट खड़ा होता है, जिसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं। तो नए राइटर को इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे लगता है आप एक दो अपने मेंटोर पकड़ें जो आपको ड्रामा सिखाएं लिखना। अभी तो इतनी चीज़ें यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी और ये सारा कुछ, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ तो कि आप सीखना चाहते हैं। जो सीखना चाहता है उसे सिखाने वाले नहीं मिलेंगे, जो नहीं सीखना चाहता उसे क्या मिलेगा। रोज़गार की बात तो अपनी जगह है कि ज़ाहिर है उन्हें रोज़गार भी चाहिए, लेकिन इससे जो हमारी नस्ल मुतासिर हो रही है, नस्ल जो ख़राब हो रही है, वो ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है? उसमें मैं आपको ये बताऊं कि आपने जब एक गैजेट घर में आप ले आए, ठीक है, और आपके घर में बैठी नस्ल सिर्फ ड्रामे से मुतासर नहीं हो रही, और बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी। आप एक चीज़ देखें, अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे पास डिफरेंट रिसर्चेज आती हैं। जो भी ड्रामा चैनल होता है, कोई मीडिया हाउस होता है, उसके पास एक प्रॉपर रिसर्च टीम होती है, ठीक है। तो वो जो रिसर्च लेके आती है उसमें यह है कि हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो ये है कि आपका जो व्यूवर है, जो देखने वाला है, आप हैं, कैमरा मैन है, हम सब हैं, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है। हमें 10 सेकंड तक रील पसंद नहीं आती, हम स्क्रॉल कर देते हैं। अब कंटेंट वालों को ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, भाई आपने इतना ट्विस्ट डलवाना है कि भाई जो आपका रिमोट लेके बैठा होता है वो आगे जा ही ना पाए। तो उसमें हमारी सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है वो कंटेंट डिपार्टमेंट करता है कि इस रेस में हम इतना भागते हैं कि वो चीज़ें वो करने के लिए। और अभी जो गैजेट की बात की आपने कहा कि नौजवान नस्ल मुताबिक, वो तो फिर बहुत सारी चीज़ों से हो रही है और होती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम भी बेफिक्र हो जाएं कि अगर हो रही है मुतासिर तो हम भी ख्याल नहीं, उसमें ये होगा आप इस पे बात करें, हम अपनी बात करें, बिल्कुल जैसे आप बात करें। हाँ। आपने इस इशू पे बात की, जब हम बात करेंगे, बात से बात निकलेगी, चीज़ें होंगी, तो फिर वो होगा। अपने हिस्से का काम करना तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ ड्रामे हैं अब जो बहुत अच्छे आ रहे हैं, जैसे अभी पिछले दिनों भी आया कि उसमें वो जो फैमिली के मसाइल थे, उसमें वो बेटे ने फिर माँ की दूसरी शादी करवाई, उसमें काफ़ी, मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, बहुत सारे ड्रामे नहीं हम वो मेरा प्रोजेक्ट का जी, नाम तो बहुत अच्छा टॉपिक था बिल्कुल, और लोगों ने पसंद भी किया। अच्छा, इससे पहले एक आया था ड्रामा जिसमें हलाला के मौजू पे एक ड्रामा था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो लोगों ने इतना नहीं देखा। कुछ तो चैनल की बात भी है कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं कि जिनको हर कोई देखता है, और कुछ चैनल्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अच्छे ड्रामे देखने हों सिर्फ वो ही उसको देखते हैं। हलाला की बात से मुझे याद आया कि मैं एक चैनल के साथ जुड़ा हुआ था और हम रमज़ान ट्रांसमिशन करने जा रहे थे, ठीक है। तो उसमें उन्होंने मेरी पहली बार ज़िंदगी में मीटिंग करवाई, अब हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स से। अच्छा। और कुछ पैमरा की टीम्स इन्वॉल्व थी और हम रमज़ान का कंटेंट डिज़ाइन कर रहे थे। तो एज अ प्रोड्यूसर, मेरी कंटेंट प्रोड्यूसर ज़िम्मेदारी थी कि मैं स्क्रूटनी करूँ उस कंटेंट की। अच्छा। और बताऊँ कि कौन कौन से टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं और कौन से नहीं। अच्छा। तो हमारी पहली फर्स्ट मीटिंग हुई और पहला एतराज़ ये उठा कि ये बच्चा हमें क्या बताएगा। तो मेरे हेड ने कहा कि आपको बोलना आता है, आपको ये नहीं पता आपने क्या नहीं बोलना, ये पढ़ के आया है और ये आपको बताएगा कि आपने क्या नहीं बोलना। अगर आप वो बोल गए तो उसका जुर्माना कौन भुगतेगा।
फिर मुझे पता चला कि जो रिलीजियस स्कॉलर हमारे टॉपिक्स लेके आ रहे हैं वो यही बात हलाला तलाक ये, और सबसे बड़ी बात जब आप इस तरह का कंटेंट डिज़ाइन करते हैं तो आप मुख्तलिफ फ़िक्का के लोगों को बिठाते हैं, बिल्कुल और अगर आप ऐसा मसला छेड़ते हैं जिस पे वो जो हैं डिफरेंट फ़िक्का के लोग अगर मुत्तफिक नहीं हैं तो वो एक डिबेट छिड़ जाएगी ऑनलाइन लाइव सॉरी, जी, तो उसको बिल्कुल। आप कैसे टैकल फिर वो करोगे? कैसे आप बिल्कुल बिल्कुल, फिर ये होता था कि मेरे पास भी हलाला और इस तरह के टॉपिक आते थे, इवन कि तलाक का टॉपिक आया था, तो उसमें एज़ अ कंटेंट प्रोड्यूसर मेरी ये ज़िम्मेदारी होती थी कि मैं टॉपिक की थोड़ी-सी डायरेक्शन बदल दूँ। जैसे अच्छा। वो अगर तलाक पे बात करें तो मैं टॉपिक को चेंज कर देता था कि ठीक है मैं आपका टॉपिक अप्रूव कर रहा हूँ, लेकिन आप बात करेंगे कि सोसाइटी में डाइवोर्स रेट क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? ठीक इस तरह ठीक। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हम करते हैं, हमारी कोशिशें होती हैं। अगर इवन कि मैं वही बताऊं, अगर कंट्रोल्ड मीडिया अभी तक नहीं है और अब अभी आपको कम देखने को मिल रहा है, तो कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इसको अपनी मॉरल वैल्यूज़ और जो जर्नलिज्म के बुनियादी असूलों पे काम कर रहे हैं। अच्छा। अगर ये लोग भी काम ना करें फिर तो इतना शोर उठे, फिर तो मुझे नहीं लगता कि वो जो एक इनकलाब आता है, एक अजीबो गरीब चीज़ें होती हैं, आपका एक रेवोल्यूशन आता है और बिल्कुल। बुरे तरीके से आता है, वो आपकी नस्लें खा जाता है। फिर उस सैलाब को आप कैसे थामेंगे, कैसे रोकेंगे? क्योंकि मैं जिस ड्रामे की बात कर रही हूँ मंजोगी, ओके वो ओके, था जी उस पे जी ना, जी जी, तो वो लेकिन उसमें इतना अच्छा उन्होंने उसका हल बताया था, और असल जो मकसद है हलाले का, जो एक फजूल सा लोगों ने एक समझ लिया है, जी जी और जी, वो हलाला करके ये, लेकिन वो उसमें उन्होंने मकसद बताया था कि हलाला कुछ भी नहीं है, हलाला का बिल्कुल। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम्म, तो वो सिखाने वाली चीज़ है ना लोगों को। बिल्कुल है। इस पे फिर मुझे ये लगता है जब भी आप कोई रिलीजियस और इस तरह का टॉपिक छेड़े ना, प्रॉपर रिसर्च हो उस पे, बिल्कुल और बिल्कुल। फिर आप ये देखें कि ऐसा रास्ता, ऐसा तरीका जिस पे आपके डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर भी हैं तो वो मुतफिक ज़रूर हो, बिल्कुल क्योंकि ये फिर चीज़ें सोसाइटी में इंतशार फैलाती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो इनसे ऐसे बचना चाहिए, ऐसी चीज़ों से। और फिर ये होता है कि अगर आप एक बार एक इस तरह का कंटेंट बनाएंगे तो एक पैटर्न सेट हो जाएगा, लेकिन बीच में जो ज़रूरतमंदाना कोशिशें, अगर हम इन टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप ये देखें जो आया था तनमन नीलो नील, वो जी कितना बोल्ड था। सुल्ताना आपा हम टीवी से वही बिल्कुल ऐसी जुरत कर सकती बिल्कुल थी, वो कितना खूबसूरत बना था। तो बहुत उसकी कमाल। इतनी वो तो बहुत बड़ा एक टॉपिक था, बिल्कुल एक बिल्कुल। उस पे बात होना उस बहुत पे तो ज़रूरी हाथ थी। डालना ही बहुत मुश्किल काम बिल्कुल था, बिल्कुल, लेकिन कैसे तरीके लेकिन सलीके से तरीके उन्होंने से बिल्कुल चीज़ बनाई, बिल्कुल, स्क्रीन पे और पेश की, सबने देखा भी और सबने पसंद देखा, भी किया, सराहा भी किया, और बिल्कुल और टॉक ऑफ द टाउन रहा, सबने बिल्कुल पॉजिटिव। तो इस तरह की चीज़ें अगर बनेंगी तो बहुत ज़रूरी है, बननी चाहिए। बननी चाहिए जी जी, बिल्कुल। बननी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल। जो एक नॉर्मली रूटीन के बन रहे हैं ना जी ड्रामे जी के, जी जी, कोई हीरो है कोई हीरोइन है, और हीरो भी माशाल्लाह से इतना इतना मेकअप करके आने लगे हैं कि वो बिल्कुल ऐसा है। तो तो जब आप हीरो स्क्रीन के लिए हीरो बनते हैं ना, आप देखें आप कि हमने हीरो इतना वो कर दिया कि हीरो वो है जो हमेशा अच्छा काम करेगा, जी और बुराई से हट के अच्छाई बहुत के रास्ते फरिश्ता पे सिफ्त चलेगा। होगा बिल्कुल। लेकिन अब हीरो की लुक्स पे बात आ गई है। अब उसने अपना मेकअप करके या जो भी व्हाटएवर उसने लुक्स बचानी है तभी हीरो नजर आए। प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं वक्त अब के साथ कमाल साथ। देखें आपके, वो हीरो जो है वो बहुत हैंडसम है, बहुत अमीर है, चाहे वो बिल्कुल नफ्सियाती मरीज़ है, बदतमीज़ है, जाहिल है, लड़ाई झगड़ा करता है, बिल्कुल नशा करता है, लेकिन हीरो है वो, बिल्कुल ऐसा ही है। इन सब खूबियों के साथ भी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वही मैंने एक बात की थी कि कुछ क्लास और चीज़ें जिनको आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। मज़े की बात, 2-3 दिन पहले ऐसे ही मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक रील आई, किसी इस्लामाबाद की एलिट क्लास लड़की की थी, टैटूज़ एंड जो मॉडर्न गर्ल्स होते हैं इस तरह करके। तो मैंने देखा वो अपनी ना लिपस्टिक को ऐसे चाट रही थी और उसने ऊपर कैप्शन दिया हुआ था कि लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद वाले जल्दी सो रहे जाते हैं, देखो हम जाग रहे हैं। और मैंने कहा कि नीचे कमेंट में लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। जब मैंने रीड किया ना तो गालियाँ ये वो, और बीच में ना एक कमेंट था मैडम, और वो था किसी ने कुरानी आयत कोट की हुई थी और वो थी, और लोगों से नरमी से बात करो। और मैंने उसकी प्रोफाइल विज़िट की, मुझे पता चला वो एक नकाब में अबाया में लड़की थी और वो अल हुदा की स्टूडेंट थी जिसने आयत उसके कमेंट्स में कोट की हुई थी, और लोगों से नरमी से बात करो। और वो जो मॉडर्न गर्ल है, आजकल की एलीट क्लास की परवरदा है, उसने सारे कमेंट छोड़ के सिर्फ उसको हार्ट रिएक्ट किया हुआ था अच्छा कुरान की आयत को। वाह फिर मैंने कहा
उसके यहाँ जब एक सुई जितनी चीज़ का सवाल होगा ना, तो अगर मॉडर्न एज में अगर आप उसकी कही हुई बात पे हार्ट रिएक्ट कर रहे हैं और आप एक पार्टी में और ये में, फिर मैंने कहा वो उसकी भी आपको फिर जज़ाए खैर ज़रूर देगा। आप लोगों को जज मत करें, आप चीज़ों को, हम वही क्लास डिफरेंस और हीरो हीरोइन और इन चीज़ों को जब डील कर रहे होते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ आप उन्हें एक शो पीस मत बनाएं, उन्हें सजा संवरा के उनकी जो बशरी तकाज़े हैं, कमियाँ कोताही हैं, उनको हाईलाइट ज़रूर करें, ताकि अगर कहीं हमें सोसाइटी में वो मिलें तो आपकी नेगेटिविटी उनको उनका रास्ता ख़राब ना कर दे। अगर वो कहीं कुछ है सफोकेट ना हो, फिर क्या ज़रूरत है कि वो किसी ऐसी महफ़िलों का हिस्सा बने। तो हमारी इंडिविजुअल भी तो ज़िम्मेदारी बनती है ना, हम ऐसे लोगों को, आप तो उन्हें जानते ही नहीं हैं, आप तो उन्हें समझते ही नहीं हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत बात की कि और लोगों से नरम, और उस बंदी ने सिर्फ उसको लाइक किया, और मैं इतना हैरान हुआ। तो जब हम कहानी ढूंढने के लिए निकलते हैं ना, फिर हम ऐसे कहानी ढूंढते हैं। ये बहुत बड़ी कहानी है। अब आप खुद इस पे आप लिखेंगे जब, तो वो कितनी मज़े की चीज़ बन के आएगी। तो ये चीज़ है। सही। अच्छा, एक आखिर में मैं आपसे एक सवाल जी, करना जी। चाह रही हूँ कि जब आप कोई किस्तवार लिखते हैं, कोई कहानी नॉवेल लिख रहे होते जी, हैं, जी। तो पहले से आपके जहन में होता है उसका एंड? एंड नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसा हुक पॉइंट होता है जो याद रह जाता है आपको। मिसाल के तौर पे एक मैंने कहानी लिखी थी, तो उसमें ये था, एक लड़की का घर टूट रहा होता है इस तरह करके, और मेरे माइंड में एक ये आया था कि एक लड़की, उसका घर टूट रहा है, मतलब डाइवोर्स होने वाली है, और वो किसी पहाड़ी इलाके के किसी कॉटेज में रहती है, और वो अपने पीछे डिवोर्स जो हो रही है, तो अपनी पिछली फैमिली को मिस करती है, अपने बच्चों को, शौहर को एंड ऑल। तो उसका जो बाप है वो मुर्गाबियाँ शिकार करके लाया है। तो अब वो अपने टेरेस पे खड़ी है और वो देखती है कि कॉटेज के दरवाजे से बाप अपने दोस्त के साथ मुर्गाबियाँ लेके आ रहा है। वो वहाँ से भागती आती है बाप तक और कहती है कि आज आप मुझसे वादा करें कि आप आइंदा ये काम नहीं करेंगे। तो वो कहता है, उसका बाप पूछता है कि क्यों? तो वो कहती है, इन जानवरों का भी तो ख़ानदान होता है, जैसे हम डिनर पे एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं, ये भी तो इंतज़ार कर रहे होंगे। अब इनके इंतज़ार करने वाले जब उन्हें अपनी कुर्सी पे नहीं पाएंगे, तो डैड वो क्या सोचेंगे? तो वहाँ पे एक रेवोल्यूशन होता है। तो सम टाइम में जैसे ये आ गया मेरे माइंड में, तो कहानी कभी आपको कोई हिंट, कोई चीज़ आपको मिल जाती आपके है। जहन में ये होता है कि आपने कितनी किस्तें लिखनी है उसकी? कभी होता है, वो मेरी सुस्ती पे मुनहसर है। मैं तो चाहता हूँ कम से कम हो, बट जो मेरी एडिटर हैं, जो मेरे डाइजेस्ट के लोग हैं, वो फिर इसमें बड़ा हेल्प आउट करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम ज़्यादा लिखो और इंटरेस्ट डिवेल्प हो रहा है, रीडर्स पढ़ना चाहते हैं। तो फिर मैं अपनी सुस्ती वगैरह छोड़ के फिर मैं बढ़ा देता हूँ। कुछ नावल्स मैंने 1.5 साल तक भी लिखे हैं डाइजेस्ट में, और हर महीने आपने किस्त देनी होती है, और ज़िंदगी के कैसे भी हालात है आपने लिखने हैं। कुछ तो किस्तें मैंने सफ़र में भी लिखी हैं, मतलब लाइक इस्लामाबाद से अगर मैं भकर जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, तो वो जो तकरीबन 7-8 घंटे का सफ़र है, उसमें मैं अपनी पूरी किस्त लिखता जाऊँगा। तो इस तरह फिर कहानियों को आपको वक्त जी। देना पड़ता है। जी। एक आखिरी सवाल मेरा जी, ये जी। है कि वो कैस जंगल में क्या कर रहा था? कैस में ये होता है, कैस को मैंने एज़ इस्तारा लिखा था कि कैस जंगल, वैसे तो हम इस जंगल में सारे ही अकेले हैं देखा जाए तो। जंगल तो है दुनिया, लेकिन सारे अकेले हैं सारे। फिर ये होता है कि जो आप अपने साथ लेके आए वो सब छूटता जाएगा, एंड पे फिर कैस ही बचता है। अब वो फिर उसका जंगल कहीं और बस जाए या कुछ हो, ये तो ऊपर वाले के इख्तियार में है। तो उसकी दुनिया एक जंगल भी तो है, लेकिन खूबसूरत जंगल है। ये भी बहुत है। बहुत शुक्रिया मोहसिन अली बहुत साहब, शुक्रिया आपका आपका। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मुझे भी आपसे बात करके सारी बहुत चीज़ें अच्छा लगा, बहुत और आप अच्छा जैसे लोग जब उतरते हैं कंटेंट की दुनिया में और इतनी फ्रूटफुल डिस्कशंस करते हैं, तो मैंने बहुत एंजॉय लगा। किया। बहुत शुक्रिया। आप मुझे एक बात और बताइए कि जी, आज जी। से 5-7 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मुझे ये लगता है कि आने वाले जो टाइम है उसमें मैं ये चाह रहा हूँ, जो कंटेंट है, जो ड्रामा है, मैं उसमें एक तो कोई ऐसा मकाम हासिल कर सकूँ कि जो और आने वाले लोग हैं, जो जिनके पास कहानी है, वो ड्रामा लिखना चाहते हैं, वो इस इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहते हैं, एटलीस्ट मैं उनको फैसिलिटेट कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि आप, वही बात है कि अगर कोई इल्म है, कोई नॉलेज है, अगर आप तकसीम करते जाएंगे तो देन स्काई इज़ द लिमिट। तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी चीज़। तो बांटने से बढ़ता है, तो बांटते रहना चाहिए। तो मैं, ये बात है इस तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। और जी, आप थैंक यू। लोगों ने देखा कि जब आप ख्वाब देखेंगे तो उसकी ताबीर के लिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ख्वाब देखने से ताबीर नहीं मिलती है। देखिए मोहसिन अली को कि कहाँ से वो चले और आज कहाँ पहुँचे हैं, और इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा सफ़र है इनका। बहुत बहुत शुक्रिया।